क्लास 10th विज्ञान के 10 ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में 20 नंबर आपके कंफर्म करवाएंगे। तो देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक, आपके 20 नंबर कंफर्म है अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो ध्यान से देखेंगे कौन कौन से वो क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया क्या होती है कि जब कोई भी यौगिक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे, जब कोई भी यौगिक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे तो इसे हम दहन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो अगर हम CH4 की क्रिया ऑक्सीजन के H के साथ कराएंगे तो इस अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया कहते हैं। दहन अभिक्रिया में प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं कि कार्बन को हमेशा किसमें कन्वर्ट कर देना है, CO2 में, और हाइड्रोजन को हमेशा किसमें कन्वर्ट कर देना है, H2 में। तो इस अभिक्रिया को हम कह रहे हैं दहन अभिक्रिया। जैसे CH4 की दहन अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, ये CO2 + H2 बन जाएगा। बहुत ही आसानी से आप इस रिएक्शन को याद कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। C को CO2 में बदलेंगे, H को H2 में बदलेंगे। जैसे अगर C2H6 लिखा है प्लस ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CO2 + H2O। बस बैलेंस करना है आपको, अभिक्रिया को संतुलित करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अभिक्रिया को संतुलित करने का। 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में मिलेगा आपको। इसके बाद बात कर रहे हैं PCl5 की अभिक्रिया। सबसे पहले हमने दहन अभिक्रिया की बात करी, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो इस अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया कहते हैं। अगर प्रोडक्ट लिखना है, इसका रिएक्शन लिखनी है तो ऐसे याद रखेंगे, C को CO2 में बदल देंगे और हाइड्रोजन को H2 में बदल देंगे, बाकी संतुलित कर देंगे अभिक्रिया को। ठीक है, तो PCl5 की अभिक्रिया करनी है। PCl5 की अभिक्रिया बहुत आसान अभिक्रिया होती है कि अगर मान लो कहीं पे CH3CH2OH लिखा है, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं इसका नाम है एथेनॉल। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को एथ लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो इसे एन कहेंगे, तो एथेनॉल हो गया है। इस एथेनॉल में अगर आप PCl5 डाल दें, क्या डाल दें, इसे PCl5 डाल दें, एथेनॉल में क्या डाल दें, PCl5, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl। OH को हटाकर केवल Cl लगाता है। इसका केवल काम इतना है, OH को हटाकर क्या लगाता है, Cl लगाता है। OH को हटाकर Cl लगाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है सोडियम की अभिक्रिया। सोडियम की अभिक्रिया क्या है कि अगर आपके पास में CH3Cl लिखा हुआ है, अगर इसमें आपने सोडियम डाल दिया तो इस Cl को हटा देंगे और इसको 2 बार लिख देंगे। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वोल्टेज अभिक्रिया। क्लास 10th के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है वोल्टेज अभिक्रिया, एग्जाम में पूछी जाती है। हमने कहा CH3Cl है, अगर उसमें सोडियम डाल देंगे, यहाँ से Cl हटा देंगे, इसको 2 बार लिख देंगे बस। इतनी सी आसान अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हम वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जरा PCl5 की अगर अभिक्रिया करनी है आपको, PCl5 की अभिक्रिया में क्या होता है, OH को हटाकर Cl लगाते हैं। दहन अभिक्रिया में क्या होता है, C वाले को CO2 में बदल देते हैं, H वाले को किस में बदल देते हैं, H2 में बदलते हैं। तो ध्यान से वीडियो में लास्ट तक बने रहें और 20 नंबर आपके कंफर्म है अगर आप लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखते हैं रहिए। और आगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एथेनॉल का ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को कैसे करते हैं, ऑक्सीकरण कैसे करते हैं, तो एथेनॉल या एल्कोहल में हमेशा जनरली देखते हैं हम CH2OH होता है लास्ट में। क्या होता है, CH2OH। इसमें कितने भी कार्बन बढ़ा सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, कितने भी कार्बन बढ़ा सकते हैं। और ऑक्सीकरण हमेशा इसका CH2OH का ऑक्सीकरण आपको COOH में करना है। किसमें करना है, COOH में। इसी को कहते हैं एथेनॉल का, या किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर सकते हैं आप। CH2OH को किसमें बदल देना है, COOH में बदल देना है। जैसे इसको देखो, CH3CH2OH लिखा है, CH3CH2OH लिखा है। अब क्या करना है, CH2OH की जगह पे, इस CH2OH की जगह पे क्या कर देना है, COOH कर देना है। CH2OH की जगह पे क्या कर दिया, COOH। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, एथेनॉल का ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण कैसे करते हैं, क्या डालना पड़ेगा इसके अंदर, अब तो या तो आप KMnO4 डाल सकते हैं या फिर K2Cr2O7 डाल सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आप यहाँ पे KMnO4 डाल सकते हैं या फिर K2Cr2O7 डाल सकते हैं H+ में। आपको केवल क्या याद रखना है कि CH2OH किसमें बदल जाता है, COOH में। एल्कोहल किसमें बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। देखिए जरा अगली रिएक्शन है एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि ये जो दोनों चीजें हैं, एक एल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, कौन कौन, एल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, दोनों की अभिक्रिया कराते हैं। एस्टरीकरण अभिक्रिया में क्या करवाते हैं, एल्कोहल लेते हैं, कोई भी एल्कोहल ले लीजिए, देखिए CH3CH2OH, ठीक है, साथ में कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लीजिए CH3COOH। तो कोई भी एल्कोहल कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल लीजिए और दोनों की रिएक्शन करा दीजिए, तो इस अभिक्रिया का नाम होता है एस्टरीकरण। क्या प्रोडक्ट बनाना है, देखो बहुत ही आसानी से प्रोडक्ट आप बना पाएंगे। ध्यान से देखेंगे बस कि CH3COOH और एल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे तो कैसे
क्या बनेगा यहाँ से, तो यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा OH, यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा OH, और सीधा आप इसको ऐसे लिख देंगे तो CH3CO, यहाँ से लिखा CH3CO, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखने का OCH2CH3। ये जो कंपाउंड बनता है इस कंपाउंड का नाम है एस्टर। एस्टर इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या है, कहलाता है एस्टरीकरण अभिक्रिया। क्या होती है एस्टरीकरण अभिक्रिया, जब अल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराएं, अल्कोहल की क्रिया किसके साथ कराएं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराएं तो एस्टर प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लैब के अंदर जब ये रिएक्शन करते हैं तो फूलों जैसी गंध आती है, यानी कि ये जो एस्टर है इसमें सुगंध आती है, फूलों जैसी गंध आती है। तो ध्यान से देखिए, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको पेपर में मिलने वाले हैं। 25 फरवरी को आपको एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन निश्चित ही मिलेंगे, इनमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ध्यान से देखिए, अगली रिएक्शन है साबुनीकरण अभिक्रिया। साबुनीकरण अभिक्रिया जैसे अभी लास्ट हमने बताया कि एस्टर, इसी तरह से अगर हम कभी भी कोई भी एस्टर लेते हैं और एस्टर में क्या डाल देते हैं, क्षार डाल देते हैं, KOH या NaOH डाल देते हैं, तो ये जो कंपाउंड बनता है यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वही साबुन बनेगा, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण। इसमें जो एस्टर लेते हैं जनरली ट्राइग्लिसराइड लेते हैं, यहाँ से इस वाले एस्टर को लेते हैं CH2 यहाँ पे O और यहाँ पे R, तो इस तरीके से ये वाला एस्टर यहाँ पर प्रयोग करते हैं C डबल बॉन्ड OR। तो यहाँ पे जब KOH इसमें डालते हैं तो क्या बनता है RCOO या Na, ये बनता है, और यही साबुन का सूत्र है। बस आप में R यहाँ पे क्या होना चाहिए C17H35 इतना बड़ा कार्बन की श्रृंखला होगी तब इसको हम क्या कहेंगे, साबुन कहेंगे, और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण अभिक्रिया। तो ट्राइग्लिसराइड अगर हम लेते हैं, क्या है फॉर्मूला, देखो 3 कार्बन बनाओ यहाँ पर, और तीनों कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ो यहाँ पर, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR लिख दो, C डबल बॉन्ड OR लिख दो, C डबल बॉन्ड OR लिख दो, तो ये बन गया एस्टर। एस्टर में आपने क्या डाल देंगे, KOH, तो जैसे ही KOH डालेंगे तो क्या बन जाएगा, एसिड का साल्ट बनेगा इस तरह का, RC डबल बॉन्ड OOK, एसिड का साल्ट बनेगा। अब बात आती है कि अब ये जो साबुन होता है इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है ध्रुवीय और एक पार्ट होता है अध्रुवीय। साबुन कैसे साफ करता है ये भी समझा रहे हैं। तो एक पार्ट इसमें क्या है ध्रुवीय और एक पार्ट होता है अध्रुवीय, और जो गंदगी होती है वो अध्रुवीय होती है। तो जब साबुन के इसके ऊपर रगड़ते हैं तो ये जो अध्रुवीय पार्ट है इसको इसके ऊपर जब रगड़ा जाता है तो अध्रुवीय इसमें घुल जाता है, तो बाहर रह जाता है ध्रुवीय पार्ट, ये C वाला पार्ट बाहर रह जाता है, और ये जो बनता है इसी को मिसेल कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मिसेल। और यही है साबुन की सफाई प्रक्रिया। अगर एग्जाम में साबुन की सफाई प्रक्रिया आती है तो आप ये लिखेंगे कि साबुन में 2 पार्ट होते हैं, एक ध्रुवीय होता है, एक अध्रुवीय होता है। अध्रुवीय भाग गंदगी में घुल जाता है, जो बाहर बच जाता है वो ध्रुवीय भाग होता है। जब इसे पानी में डालते हैं तो ध्रुवीय भाग पानी में मिलकर गंदगी सहित पानी के अंदर आ जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, साबुन की सफाई प्रक्रिया। और साबुनीकरण अभिक्रिया की बात करें तो किसी भी एस्टर में क्षार डालने पर एसिड के लवण बनते हैं, अम्ल के लवण बनते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के, उसी को हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण अभिक्रिया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साबुन और डिटर्जेंट में अंतर। अब साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है, तो साबुन सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण होता है, साबुन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण होता है। और डिटर्जेंट क्या होता है, सल्फोनिक अम्ल का लवण है। डिटर्जेंट होता है सल्फोनिक अम्ल का लवण, डिटर्जेंट क्या होता है, सल्फोनिक अम्ल का लवण, डिटर्जेंट क्या होता है, सल्फोनिक अम्ल का लवण होता है। जबकि ये जो साबुन है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण होता है। ये जो साबुन है इसकी सफाई प्रक्रिया थोड़ी कमजोर होती है, ये केवल सामान्य जल के अंदर ही झाग देते हैं, कठोर जल के अंदर ये काम नहीं करता है। एक जल होता है कठोर जल और एक होता है मृदु जल। तो कठोर जल में साबुन काम नहीं करता है और डिटर्जेंट कठोर जल में भी काम करता है, लेकिन ये थोड़ा प्रदूषण कम करता है, जल को प्रदूषित कम करता है और डिटर्जेंट प्रदूषण को ज्यादा करता है। अगर हम यूज करने के मामले में देखेंगे तो यूज करने में डिटर्जेंट कपड़ों की सफाई में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज्यादा अच्छा काम करता है, और साबुन इतना अच्छा काम नहीं कर पाता है। लेकिन पर्यावरण के रूप में देखें और प्रदूषण के रूप में देखें तो साबुन कम प्रदूषण करता है, डिटर्जेंट ज्यादा प्रदूषण करता है। तो ये दोनों अंतर है साबुन और डिटर्जेंट में।
बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, एग्जाम के अंदर निश्चित ही मिलेगा आपको। तो ध्यान से देखिए और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और क्या क्या आपके सामने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, देखिए जंग लगना, जंग के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछता है। जैसे संक्षारण किसे कहते हैं, जैसे संक्षारण कहते हैं ना, संक्षारण एक हेडिंग है संक्षारण, यानी कि जंग लगना। जंग लगना क्या होता है कि जब लोहे को, किसको, लोहे को वायु में खुला छोड़ दें और नमी भी उपस्थित हो, लोहे को वायु या नमी की उपस्थिति में खुला छोड़ दें, तो इस पर क्या हो जाता है, इस पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, इसी को हम जंग लगना कहते हैं। और भूरे रंग की जो परत जमती है उसके लिए उसका कारण है Fe2O3 XH2O का बनना। तो लोहे को वायु या नमी की उपस्थिति में अगर खुला छोड़ देते हैं तो उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है, उस भूरे रंग की परत को ही जंग लगना कहते हैं। यही जंग का सूत्र है Fe2O3 × XH2O। तो जंग लगना क्या है समझ में आ गया होगा। लोहे पर जंग लगना, कैसे जंग लगती है लोहे पर, लोहे को वायु और नमी की उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो लोहे पर जंग लग जाती है, इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं, संक्षारण। इसके बाद विकृत गंधता, विकृत गंधता क्या होती है, अगर हम खाद्य पदार्थों को, यानी कि तेल और वसा जिसमें हो, ऐसे खाद्य पदार्थों को कुछ समय तक रख दें तो उसमें गंध बदल जाती है, उसकी गंध बदल जाती है टेम्परेचर की वजह से, उसमें पीएच चेंज होने की वजह से उसकी क्या बदल जाती है, गंध बदल जाती है। इसी को विकृत गंधता कहते हैं। उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। अगर हम नॉर्मली ढक दें कुछ समय के लिए, उसमें क्या होने लगता है, उसका ऑक्सीकरण होने लग जाता है। किसका ऑक्सीकरण होता है, तैलीय या वसायुक्त पदार्थ, तेल या वसायुक्त पदार्थ जो होते हैं उनका क्या होने लगता है, ऑक्सीकरण होने लगता है, जिससे उसकी गंध बदल जाती है, इसी को हम विकृत गंधता कहते हैं। अब इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे चिप्स की पैकेट आती है तो चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस क्या करती है कि इसके चारों तरफ नाइट्रोजन गैस आ जाएगी तो ऑक्सीजन इसके पास नहीं आ पाएगी और इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। इसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए इसमें हम नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, यानी कि अगर हमें विकृत गंधता से बचाना है किसी पदार्थ को तो उसमें नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जरा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम के लिए, तो इसमें है कठोर जल और क्या है, पीएच स्केल। कठोर जल क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी, जो साबुन जिनके साथ झाग नहीं देता है, डिटर्जेंट उनके साथ झाग देते हैं, ऐसे जल को कठोर जल। और कठोर जल में क्या ऐसा कौन से जल को कठोर जल कहते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण ज्यादा हो जाए, जिस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण ज्यादा हो जाए उसी जल को क्या कहते हैं, कठोर जल। केवल डिटर्जेंट के साथ काम करेगा, डिटर्जेंट कठोर जल में काम कर जाएगा, साबुन कठोर जल में काम नहीं करते हैं। तो कठोर जल क्या होता है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण ज्यादा हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं, कठोर जल। पीएच स्केल क्या होती है, तो हमने कहा कि पीएच जो अम्ल की अम्लता को नापने का एक तरीका होता है पीएच। अब पीएच जो होती है, अब उसको एक पैमाने पर लिख दिया जाए 1 से 14 तक, तो इस पैमाने को क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। अगर ये वैल्यू 7 से कम है तो पदार्थ अम्लीय होगा, और अगर ये ज्यादा है 7 से तो ये पदार्थ क्षारीय होगा, और अगर 7 है पीएच का मान तो क्या होगा, पीएच का मान 7 है तो ये उदासीन होगा, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निश्चित ही पीएच के ऊपर आएगा, और जिसमें हम ये पूछेगा पेपर में कि पीएच 7 से कम होगी या ज्यादा होगी या 7 होगी या क्या होगी, दूध की क्या है, नींबू की क्या है। तो आप कुछ पीएच वैल्यू याद करके जरूर जाएं, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। तो अम्ल की पीएच वैल्यू 7 से कम, क्षार की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा, और पीएच 7 हो तो उसे हम उदासीन कहते हैं। पीएच का एक तो दैनिक जीवन में प्रयोग पूछता है, पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। देखिए हमारे आमाशय के अंदर एक अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसकी पीएच 2 से 3 के बीच में रेंज में होती है, और इस पीएच के बदलने से अगर इसकी पीएच या घटती या बढ़ती है तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे डिफेक्ट पैदा होते हैं। जैसे दांतों को पीले कलर के हो जाते हैं, उनपे अलग तरह की पपड़ी जमने लग जाती है, तो ये सब पीएच के परिवर्तन की वजह से होता है। तो पीएच का जैविक महत्व जब पूछे तो ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। तो देखिए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है आपके लिए, तो ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 100% एक क्वेश्चन इनमें से मिलेगा आपको। क्या क्या है, बेकिंग सोडा, धावल सोडा और व्यंजक सोडा, इन तीनों के बनाने की विधि और गुण पूछेगा। और एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और एक जिप्सम, ये 5 चीजें हैं। इन पांचों में से एक, कोई भी एक 100% आपके एग्जाम में मिलेगा
जिसके बनाने की विधि या इसके गुण। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा और धावन सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा और धावन सोडा सिंपल ही कुछ नहीं है। आप ध्यान रखें कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। अगर इसको हीट कर देते हैं, इसको गर्म कर देते हैं, तो ये कार्बोनेट में बदलता है प्लस CO2 में बदलता है प्लस H2 में बदलता है। यही आप धावन सोडा बनाने की विधि में लिख देंगे। ये रिएक्शन को कहाँ लिखेंगे आप? धावन सोडा बनाने की विधि में। कहाँ लिख देंगे? ये धावन सोडा बनाने की विधि में इस रिएक्शन को लिख देंगे। पहली बात कहाँ लिखेंगे? धावन सोडा बनाने की विधि। देखो धावन सोडा बन गया। दूसरा, इसके गुण में बेकिंग सोडा के गुण, रासायनिक गुण में ताप का प्रभाव अगर आप दिखाएंगे तो यहाँ पर इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। देखो दोनों जगह काम आएगी। अब इस रिएक्शन को जस्ट रिवर्स कर देंगे और क्या करें, अगर हम लिख दें Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O और इससे मिलके बन जाएगा NaHCO3। अब इस रिएक्शन का प्रयोग कहाँ हो जाएगा? अब इस रिएक्शन का प्रयोग हो जाएगा बेकिंग सोडा बनाने की विधि में। और कहाँ यूज होगा इसका प्रयोग? धावन सोडा के रासायनिक गुण में प्रयोग हो जाएगा। तो दोनों रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन ही आपको याद रखनी है बस। अब केवल इतना याद रखना है कि जब किसी भी बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, जब किसी भी बाइकार्बोनेट SCO3 वाले यौगिक को गर्म करते हैं तो उसमें से एक तो कार्बोनेट बनता है, एक तो कार्बोनेट बनता है प्लस CO2 बनती है प्लस H2O बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो जरूर निकलेगी इसे गर्म करेंगे और H2O बनेगा और कार्बोनेट बनेगा। तो ऐसे इस रिएक्शन को याद रख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही हमने बताया बेकिंग सोडा और धावन सोडा बनाने की विधि और रासायनिक गुण दोनों के हमने आपको कंप्लीट करा दिए। अब देखो विरंजक चूड़ क्या है? विरंजक चूड़ है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे हम कह रहे हैं। CaOCl2 इसका फॉर्मूला है। अब इसको कैसे बनाते हैं? अगर बुझे हुए चूने में Cl2 गैस प्रोवाइड कर दें, बुझे हुए चूने का सूत्र है CaOH का होल टाइम्स प्लस Cl2, इसको प्रोवाइड कर दें तो क्या बन जाता है? CaOCl2 बनता है। यह अभिक्रिया क्या है? विरंजक चूड़ बनाने की विधि है। विरंजक चूड़ बनाने की विधि कैसे बनेगा? भुजे हुए चूने में Cl2 गैस प्रोवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है? विरंजक चूड़ बनता है। इस रिएक्शन को लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एक बात आ गई POP और जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। इन दोनों के सबसे पहले तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए आपको? फॉर्मूले। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम दोनों के फॉर्मूले में समानता है कि दोनों कैल्शियम सल्फेट होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? कैल्शियम सल्फेट होते हैं। एक होता है हेमीहाइड्रेट और एक होता है पूरा डबल डाईहाइड्रेट। अब हमें कैसे याद रखना है कि कौन सा हेमीहाइड्रेट है, कौन सा डाईहाइड्रेट है? इसको याद करने का सिंपल सा तरीका, जो बड़ा है उसका फॉर्मूला छोटा है, जो बड़ा है उसमें कम पानी है। तो क्या करेंगे, इसमें आधा H2O लिख देंगे और इसमें लिख देंगे 2 H2O। तो जो बड़ा है उसमें कम पानी है और जो छोटा है उसमें ज्यादा पानी है। और इसमें अगर पानी डाल देंगे POP में तो जिप्सम बन जाएगा और जिप्सम को गर्म कर देंगे तो POP बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये बनाने की विधि और रासायनिक गुण दोनों ही प्रयोग हो जाते हैं। बस एक ही रिएक्शन याद रखनी है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में पानी मिला दोगे तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट बनता है और कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को गर्म कर देंगे तो आपको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्राप्त होता है। POP से जिप्सम बन जाएगा, जिप्सम से POP बन जाएगी। केवल यही करना है, पानी डालना है और गर्म करना है। तो इस तरीके से ये पूरे पांच कंपाउंड है। इन 5 कंपाउंड में से एक 100% आपको मिलेगा। इसमें एक के ऊपर क्वेश्चन जरूर रहने वाला है। कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम डाईहाइड्रेट, दोनों में से एक जरूर मिल सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये पूछेगा इसका रासायनिक नाम क्या है, ऐसे करके ये क्वेश्चन आता है कि POP का रासायनिक नाम क्या है। तो ध्यान से देखते रहिए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं? तो जैसे नागिन के कई सारे रूप होते हैं। नागिन देखा, नागिन नाटक जो चलता है उसमें नागिन 1, नागिन 2, नागिन 3 चल रही है और नागिन किसी का भी रूप धारण कर लेती है। तो जब किसी भी चीज के एक से ज्यादा रूप होते हैं तो उसे हम अपर रूप कहते हैं। वैसे ही कार्बन के भी अपर रूप होते हैं। कार्बन के क्या होते हैं? अपर रूप। कार्बन के अपर रूप का मतलब है कि कार्बन एक से ज्यादा चीजों में पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? कार्बन के अपर रूप कहते हैं। जैसे हीरा है और ग्रेफाइट है। अब हीरे को देखो और ग्रेफाइट को देखो। हीरा चमकदार पदार्थ है और ग्रेफाइट काला सा पदार्थ है, लेकिन दोनों ही किसके रूप है? कार्बन के रूप है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कार्बन के अपर रूप कहते हैं। एक और है कार्बन का अपर रूप जिसे कहते हैं बकमिनिस्टर फुल्लिन। बहुत इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या नाम है? बकमिनिस्टर फुल्लिन। कार्बन का अपर रूप है बकमिनिस्टर फुल्लिन। इसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? फुटबॉल की जैसी संरचना होती है और इसका फॉर्मूला होता है C60।
इसका फॉर्मूला क्या होता है? C60। तो देखिए आज हमने बात करी कुछ 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, तो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। थैंक यू।